के भूगोल सीरीज के अंदर जो भारत का भूगोल पढ़ रहे थे उसमें अपन भारत के भौतिक प्रदेशों का विवरण ले रहे थे और पहला भौतिक प्रदेश अपन ने हिमालय कंप्लीट कर लिया था। और आज अपन उसका अगला वाला भौतिक प्रदेश जो है यानी कि हिमालय के नीचे वाला हिस्सा उत्तर का विशाल मैदान उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं देखा उत्तर का विशाल मैदान किस तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, तो जैसे अपन भारत का मैप देखते हैं तो भारत का मैप कुछ इस तरीके से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, यहां से यहां तक अपन ने ऊपर हिमालय पढ़ लिया था। अब हिमालय के नीचे यहां देखो, इधर आपको पता है नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु। ठीक है, सिंधु। ठीक है, अब यहां आप देखोगे तो नीचे क्या जाए, प्रायद्वीप पठार। ये कौन सा जा जाता, प्रायद्वीप पठार। ठीक है, इधर प्रायद्वीप वाला पठार आ जाता है, ऊपर हिमालय वाला पठार आ जाता है। तो अपन बात करते हैं जब हिमालय का निर्माण हुआ, प्रायद्वीप पठार जब इधर जुड़ा और 33 सागर के कारण यहां क्या हुआ, 33 सागर के अवसाद और जमा हो गए और यहां पे का एक फोल्ट हो गया। यहां पे क्या पाया गया, फोल्ट, क्योंकि यहां से ही ये प्रायद्वीप वाला पठार और ऊपर हिमालय वाला पठार क्या हुआ, जुड़ा। इसलिए जो 33 सागर था वो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक वाले हिस्से पे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ क्या फोल्ट आ गया, जो फोल्ट है यहाँ उसको, उस फोल्ट को अपन कहते हैं हिमालय फ्रंट फोल्ट। ठीक है, फ्रंट फोल्ट। हिमालय फ्रंट फोल्ट क्या करता है, जो मैदान है उसको हिमालय से अलग करता है। यानी ये मैदान है जो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां है उसके द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो यहां जो नदी है सिंधु नदी, इसके द्वारा अब ये फोल्ट पाया गया था सिंधु नदी द्वारा। इस फोल्ट के जब ये नदी बहती है तो नदी क्या कहती है, अपने साथ अवसाद लाती है, कंकड़ पत्थर गाद वगैरह लाती है, जो क्या करती है उस फोल्ट में जमा हो गए। ठीक है, और यही एक और नदी बहती है ऐसे, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी भी क्या करती है, अपने साथ अवसाद लाई होगी और उसके द्वारा भी इस फोल्ट में क्या होगा, गाद या अवसाद जमा हुए। और एक नदी इधर से बहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो भी क्या बहती हुई होती और उसके साथ भी क्या होगा, घाट कंकड़ वगैरह कुछ अवसाद आए होंगे, वो भी जमा हुए। और इस प्रकार से ये वाला हिस्सा है जिसमें नदियों द्वारा लाए गए गाद अवसादों द्वारा ये क्या हुआ, एक मैदान बन गया है। ठीक है, अब देखो जब ये मैदान बना तो अब इस वाले हिस्से में देखना। ठीक है, तो ये जो मैदान है यह पश्चिम से लगा पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी तक है, यानी यहां सिंधु से लगाकर ब्रह्मपुत्र नदी तक असम तक फैला हुआ, असम तक मैदान बना। अब ध्यान रखना इधर क्या होता, असम वाले हिस्से में पहाड़ियां आ जाती है हिमालय, इसी कारण क्या हुआ, इधर मैदान का जो चौड़ाई है वो छोटी है। ठीक है, और इधर पंजाब की तरफ क्या होता, मैदान चौड़ा होता है। इसलिए जब अपन बात करते हैं इस उत्तर के विशाल मैदान की अगर मैं बात करूं, यहां मैदान के बारे में अपन बातें लिख देते हैं। चलो देखो, उत्तर के विशाल मैदान की जब चौड़ाई देखेंगे अपन, देखो चौड़ाई देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान की, तो इधर 150 किलोमीटर से 320 किलोमीटर एनसीईआरटी के अनुसार ये मिलती है। ठीक है, एनसीईआरटी 11th क्लास और 9th क्लास की एनसीईआरटी के अनुसार ये मिलती है। ठीक है, लेकिन एक किताब आती है माजिद हुसैन सर की, भारत का भूगोल, उस किताब के अंदर इसकी जो चौड़ाई है
वो दे रखी मैदान की चौड़ाई 160 से 500 किलोमीटर, ठीक है। इधर वाला हिस्सा होता है वो छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ियां आ जाती जिस कारण क्या होती नदी अपना इतना फैलाव नहीं कर पाती है और पहाड़ी के बीच जो मैदान बना हुआ वो इधर छोटा होता है इसकी चौड़ाई, और इधर पंजाब में इसकी चौड़ाई का कितनी आ जाती है 500 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक है। अब देखो इधर जो ये मैदान का सबसे उच्चतम बिंदु है या सबसे ऊंचाई पर जो बिंदु स्थित है वो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, ठीक है। अंबाला से सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर यूपी, अंबाला से सहारनपुर, ये वाला हिस्सा है जब सबसे मैदान है उत्तर का विशाल मैदान उसका उच्चतम भाग है, ठीक है, ऊंचाई पर सबसे ऊंचाई पर स्थित वाला भाग है, ठीक है, उत्तर के मैदान। अब देखो यहां से यहां तक की लंबाई, अगर उत्तर के विशाल मैदान की लंबाई की बात करें पर तो देखो एनसीईआरटी में कितना मिलेगा आपको, एक एनसीईआरटी मिलेगा आपको 2400 किलोमीटर, 9th क्लास की एनसीईआरटी लोगे 2400 किलोमीटर मिलेगा, और 11th की में 3200 किलोमीटर, ठीक है। ये दो आंकड़े आपको मिलते हैं इसकी लंबाई के बारे में, ठीक। अब देखो अब ये विशाल मैदान है तो यहां से नदियां आई होंगी, जैसे एक नदी लेके देखते हैं, ये गंगा नदी है, यहां से गंगा नदी बह रही है, इधर आके ऐसे देख, ठीक है। अब ये गंगा नदी यहां से निकलेगी तो यहाँ क्या ऊपर हिमालय यानी पहाड़ पर्वत है, तो जब यहां से गंगा नदी निकलेगी तो एक विशाल रूप में तो फैल ही नहीं सकती क्योंकि वहां क्या पहाड़ियां रहती है, तो यहाँ क्या जब एक ऐसे क्षेत्र से गंगा नदी गुजरती है जहां पे क्या होता है पठारी जहां पर्वतीय भाग होता है, वहां से गंगा नदी है कि या छोटी धारा में या छोटी नदियां होती हैं जो विलुप्त हो जाती हैं और कंकड़ों के मध्य से होकर गुजरती हैं, उस वाले क्षेत्र को अपन कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं भाबर, ठीक है। जहां ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदियां विलुप्त होकर कंकड़ों के नीचे से बहती हैं तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं भाबर। और इसमें नदी की चौड़ाई या इस वाले क्षेत्र की चौड़ाई कितनी रहती है लगभग 8 से 15 किलोमीटर, ठीक है। अब आते भाबर, अब भाबर क्षेत्र हो गया तो यहाँ क्या कंकड़ पाए गए, पहाड़ियों के बीच से नदी गुजरी, नदी की चौड़ाई ज्यादा नहीं होगी तो यहाँ क्या यहाँ मैदान बना नहीं बना, मैदान तो बनेगा नहीं क्योंकि अवसाद जमा ही नहीं और कंकड़ों के बीच से नदी गुजर गई, नदी क्या हो गई विलुप्त हो गई यहाँ पर। और जब ये नदी विलुप्त हो गई यहाँ पर तो इसमें तो क्या हुआ उपजाऊ तो बना ही नहीं मैदान, तो यहाँ पर ये खेती के लिए अनुपयुक्त है, यानी खेती के लिए उपयुक्त नहीं, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ पर कंकड़ है। और जहां यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उन पेड़ पौधों की जड़ें क्या होगी काफी लंबी होगी, जिसके कारण क्या वो पानी लगे। फिर क्या होता है जब नदी आगे बढ़ती है तो एक हिस्सा ऐसा आता है जब पहाड़ से या कंकड़ों से नदी बाहर निकलती है और बाहर निकलते हुए एक क्षेत्र बनाती है दलदली क्षेत्र, ठीक है। उस दलदली क्षेत्र को अपन कहते हैं तराई, क्या कहते हैं तराई, ठीक है। जब नदी पहाड़ों से बाहर निकलती, जब विलुप्त हो जाती है और विलुप्त हुई नदी वापस निकलती है तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं तराई कहते हैं, ठीक है। और तराई की अगर अपन चौड़ाई देखें तो 15 से 30 किलोमीटर तक नदी की उस क्षेत्र की चौड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब इस क्षेत्र की चौड़ाई हो गई इतनी तराई वाले क्षेत्र की। अब बात करते हैं जो तराई क्षेत्र है दलदली क्षेत्र है, ठीक है, दलदली क्षेत्र होता है, ठीक है। अब दलदली क्षेत्र है तो क्या है मच्छर पाए तो इसको मच्छर क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं मच्छर क्षेत्र, ठीक है। अब देखो यहां से दलदली क्षेत्र और फिर दलदली क्षेत्र से नदी मैदान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो नदी में क्या होता है हर साल क्या नदी के आसपास के एरिया में नहीं नदी मैदान में बहेगी तो उसके साथ कंकड़ आएंगे तराई क्षेत्र से और भाबर से वो क्या कंकड़ लाएगी पत्थर आएंगे तो उसके साथ क्या कुछ गाद आएगी तो क्या होगी उसके किनारों पर हर साल गाद जमा होती जाएगी। और हर साल जब बारिश आती है तो नदी का पानी बढ़ता है तो उसके आसपास वाले क्षेत्रों में हर साल नई गाद जमा हो जाती है, यानी हर साल नई मिट्टी जमा हो जाती है। तो ये इसको कहते हैं नई जलोढ़। ये क्या अगर नई जमी एक तो भी जलोढ़ जो मैदानी क्षेत्र होता उसमें जो मिट्टी होगी या वो क्षेत्र होंगे उसको जलोढ़ क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। जलोढ़ क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं,
बांगर और खादर, ठीक है। एक होगा नया जलोट जो नदी द्वारा हर साल लाया जाता, नई जलोट होगी उस क्षेत्र को अपन कहेंगे खादर। क्या कहेंगे? खादर, ठीक है। नई जलोट होगी उसको खादर कहेंगे। लेकिन जब ये मैदान पड़ा था तो मध्य प्लाइस्टोसीन युग है, प्लाइस्टोसीन युग में क्या हुआ, इस नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था। और मार्ग परिवर्तित करेंगे, अब ये नदी यहां बह रही थी, अब ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित करके ऐसे बहने लग जाए तो क्या होगा, यहाँ जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा अब हर साल तो यहां जमेगी, तो नई जलोढ़ मृदा यहां बनेगी। लेकिन ये क्या होगी, ये तो पुरानी हो गई, अब यहां नहीं, हर साल नहीं थोड़ जमा गई, तो ये जलोढ़ तो मृदा है लेकिन क्या होगी, पुरानी होगी। इसीलिए जब ये पुरानी जलोढ़ मृदा है, जब नदी अपना मार्ग बदल लेती है और जो पूर्व वाला मार्ग था वहां पर क्या होती है, जलोढ़ मृदा जम जाती है, तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती उसको अपन क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को अपन कहेंगे, पुरानी जलोढ़ को अपन कहेंगे बांगर, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, ठीक है। अब देखो, जब नदी यहां से चली, ठीक है, अब नदी में दो तरीके का होता है। एक नदी में हर साल जहां बाढ़ आती, अगर हर साल जहां बाढ़ आती है तो अगर उस जगह एरिया पे अगर पानी ज्यादा देर तक भरा रहता है तो उस क्षेत्र की एरिया या मृदा क्या हो जाती, क्षारीय मृदा हो जाती। अगर इस क्षेत्र की क्षारीय मृदा हो जाती है, ठीक है, तो उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, जब यानी नदी द्वारा लाया गया पानी काफी समय तक जमा रह जाता है तो उस पानी, उस मृदा के अंदर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, उस मृदा में क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है। इस कारण जो वो मृदा होती है वो क्या कहलाती, रह, क्या कहलाती, रह या कल्लर कहलाती है, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र कहां पे ज्यादातर आपने सुना होगा कि जब पंजाब में खेती होती है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब पंजाब में सतलज, रावी इन नदियों द्वारा जब वहां पर सिंचाई की जाती है तो खेतों में काफी ज्यादा पानी भर होने के कारण क्या होता है, वहां की जो मृदा होती है उसमें क्या होता है, क्षारीयता का गुण बढ़ जाता है या मृदा में लवणता आ जाती है, जिसको आप उससे भूमि कहते हो। वो किस कारण हुआ, क्योंकि उस मृदा में अधिक समय तक पानी बढ़ने के कारण वो मृदा क्या हुई, अनुपजाऊ हो जाती है, उसमें क्षारीयता का गुण आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रह या कल्लर कहते हैं, ठीक है। अब जब नदी के द्वारा एक और क्षेत्र होता है जहां पर नदी का पानी कूद जाता है, एक टिल्ला बन जाता है, ठीक है। मान लो एक टिल्ला बन जाता है उसके गाद या अवसादों के कारण, और उस टिल्ले पर क्या होता है, उस टिल्ले पर जब पानी नीचे जाता है तो उस टिल्ले के ऊपर यदि क्या होता है, रेतीली मृदा, ठीक है, अगर रेतीली मृदा पाई जाती है या ऊपर क्या होता है, रेत हो जाती है, रेतनुमा या बालूनुमा संरचना बन जाती है या बालू बन जाती है, यानी कि मिट्टी नीचे चल जाती है, ऊपर क्या बन जाती है, बालू बालू, तो उस वाले क्षेत्र को ऊपर क्या कहते हैं, बूड, क्या कहते हैं, बूड, ठीक है। उस वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, बूड कहेंगे, ठीक है, समझ आया। वहां पर क्या होता है, जब नदी पहाड़ों के अंदर से गुजरती हो, पर्वतों और कंकड़ों के नीचे विलुप्त हो जाती है तो उस वाले क्षेत्र को भाबर कहते हैं। भाबर की चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 15 किलोमीटर तक होती है। भाबर अनुपजाऊ होता है, खेती यहाँ पर नहीं की जा सकती है, और क्या होता है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनकी जड़ें लंबी होगी, ठीक है, खास तौर पर। अब फिर उसके नीचे जब है वो पर्वतों से या कंकड़ों से जब नदी बाहर निकलती है तो उस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र बन जाता है, और नदी दलदली क्षेत्र बना के आगे चलती है तो उस क्षेत्र को अपन दलदली क्षेत्र को अपन कहते हैं तराई, क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। और तराई की चौड़ाई कितनी होती है, 15 से 30 किलोमीटर होती है। और जो तराई वाला क्षेत्र है जिसमें हाल ही में कुछ वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा यहाँ की वनस्पति को हटाकर इस तराई वाले क्षेत्र को क्या कर दिया, खेती योग्य बनाया जा रहा है, ध्यान रखना, खेती योग्य बनाया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में, अब तराई वाले क्षेत्रों में खेती होने लगी, वैसे दलदली क्षेत्रों में खेती करना मुश्किल होता है, लेकिन अब कुछ क्षेत्रों को सुधार किया जा रहा है कुछ क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों को खेती योग्य बना लिया, ठीक है। अब जब तराई क्षेत्र से जब
नदी मैदान में प्रवेश करती है, जब मैदान में प्रवेश करती है तो नदी के मार्ग पर बाढ़ के कारण या नदी द्वारा जब अवसाद या कंकड़ पत्थर या गाद लाई जाती है तो वो हर साल अपने किनारों पर इकट्ठी की जाती है, और जिस क्षेत्र पर वो गाद हर साल इकट्ठी होती है या हर साल नई मृदा का निर्माण होता है उसको अपन नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, और नई जलोढ़ मृदा को अपन खादर के नाम से पुकारते हैं। तो खादर क्या होगी? नई जलोढ़ मृदा, जहां पर नदी द्वारा हर वर्ष यह बाढ़ के समय पर लाई गई नई जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, और जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती है तो नदी के द्वारा पुराने मार्ग पर बची हुई पुरानी जलोढ़, अब पुरानी हो जाएगी ना जलोढ़, तो पुरानी जलोढ़ मृदा होगी, उसको क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और नदी द्वारा सिंचाई क्षेत्र, नदी के आसपास वाले सिंचाई क्षेत्र में यदि पानी की ज्यादा मात्रा भरी रह जाती है तो उसके कारण उस भूमि में क्षारीयता या लवणीयता का गुण बढ़ जाता है, जिसके कारण भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं? रहर या कलर कहते हैं। ठीक है, और जब नदी द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों पर कुछ टिल्ले हो जाते हैं, टिल्ले बन जाते हैं, और टिल्लू द्वारा जब उसमें पानी आता है तो टिल्लू पे क्या होता है? पानी द्वारा मृदा तो नीचे चल जाती है, यानी गाद नीचे चल जाती है, और ऊपर बालू बालू बच जाती है। अगर ऐसी संरचना हो तो उसको अपन बूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बूढ़ कहते हैं। ठीक है, जब नदी, देखो अब यहां मैं बताता हूं कि यहां जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है, यहां पर गंगा नदी आती है, ऐसे वितरिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, इधर से ब्रह्मपुत्र भी आती है और ब्रह्मपुत्र भी बढ़ जाती है वितरिकाओं। जब कोई भी नदी समुद्र में विलीन होते समय, यानी अपने मुहाने पर कई सारी वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, और वह गणित के डेल्टा, गणित में आपने डेल्टा का ऐसा साइन पढ़ा होगा, गणित में डेल्टा नामक चिन्ह की तरह आकृति, देखो ये डेल्टा की तरह त्रिभुज ऐसा आकृति होती है, इसको अपन डेल्टा कहते हैं। अगर डेल्टा की संरचना बनाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की संरचना नहीं बने तो भी कोई बात नहीं समझनी, लेकिन जब नदी अपने मुहाने पर जब समुद्र में गिरती हैं तो वहां पर अपने मुहाने पर यदि वो वितरिकाओं में विभाजित हो जाते हैं तो क्या होता है? उस क्षेत्र को अपन नदी के मुहाने वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। ठीक, तो देखो यहां इन नदियों द्वारा लाई गई गाद द्वारा क्या होता है? मैदान का निर्माण होता है। जब यहां बन जाती है तो मैदान क्या हुआ? एक उपजाऊ भूमि होगी। यहां पर नदियों द्वारा हमेशा गाद या अवसाद जमाई जाती है, तो इसके कारण यह मैदान क्या हो जाता? उपजाऊ होता था। तो सबसे उपयुक्त, सबसे ज्यादा उपयुक्त मैदानी इलाका क्या हो जाता है? खेती के लिए उपयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा खेती कहां होगी? तो मैदानों में होगी। ठीक है, अब देखो जो ये मैदानी भाग है इसकी अपन बात करें तो इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? अगर आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जब उत्तर के विशाल मैदान के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल आता है 7 से 7.5 लाख। कहीं आपको 7 लाख मिलेंगे, कहीं 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 7.5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ध्यान देना है, देश के क्षेत्रफल का 33% हिस्सा है। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 33% हिस्सा है, और देश की 40% जनसंख्या इस मैदानी इलाके पर ही निवास करते हैं। ठीक है, और यहां पर जब डेल्टा बनता है तो डेल्टाई क्षेत्र पर ध्यान देना, डेल्टाई क्षेत्र पर कौन से वन पाए जाएंगे? मैंग्रोव। ठीक है, कौन से वन पाए जाएंगे? मैंग्रोव। ध्यान रखना, किसी भी नदी द्वारा अगर डेल्टा क्षेत्र बनाया जाता है तो वहां पर कौन से वन बनेंगे? मैंग्रोव वन, वनस्पति पाई जाएगी। ठीक है, यहां पर कौन से वन पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, तो आपने होगा सुंदरी वन, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस सुंदरी वृक्ष के कारण इस डेल्टा का नाम भी क्या पड़ दिया? सुंदरवन डेल्टा।
ठीक है। और ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा है, यानी विश्व नदी द्वारा बनाया जाता डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये हुआ उत्तर का विशाल मैदान। अब उत्तर के विशाल मैदानों का भी विभाजन होता है, जिस तरीके से हिमालय का विभाजन होता है उस तरीके भी उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन अपन करेंगे, ठीक है। उत्तर के विशाल मैदान का इधर वाला हिस्सा हो जाएगा पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र, तो अपन कहेंगे पंजाब का मैदान या हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ठीक है। इधर राजस्थान वाला हिस्सा जाएगा तो अपन कहेंगे पूर्वी राजस्थान है, राजस्थान का मैदान। फिर कहेंगे गंगा नदी का एरिया जाएगा तो अपन कहेंगे गंगा का मैदान। फिर इधर ब्रह्मपुत्र की आ जाएगा तो अपन कहेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक भाग को लेके करेंगे, पंजाब और हरियाणा का मैदान क्या है, राजस्थान का मैदान क्या है, गंगा का मैदान क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान क्या है, और गंगा के मैदानों को भी अपन 3 भागों में बांटेंगे, उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरीके से अपन आगे की क्लास में देखेंगे कि इस तरह से उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन होता है। तो इस क्लास को समझने के लिए अगर आपको समझ में आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पर भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है जो बहुत ही उपयोगी है। अगर आपने जो पहले की क्लासें नहीं देखी हिमालय वाली, तो हिमालय वाले पहले की क्लासें देखें